ये लोगों से किनारा करना, जान हाजिर है हमारी तो तुम काबिल समझो जब जरूरत हो तो। और क्योंकि जैसे कि तो वो हमारे लिए ज्यादा देर नहीं रह सकते। और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी हजरात का जो यहाँ लोग मीटिंग में तशरीफ लाए हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और आखिर में एक वो शेर कह के जा रहा हूँ आपसे कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, ये किस पर है? ये गैरत पर है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़। मेरी आवाज अब तक आ रही है? आज दूसरी मीटिंग जो है हमारी शाहपुर में यहाँ पे होने जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो ज्यादती मौजूदा सरकार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है और जो की है ज्यादती, बोलो सेल को खोल के ना ठीक है। जो ज्यादती इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आज करीब 10 साल से हमारा एक भी नौजवान जो है वो कहीं पे मुलाजमत नहीं ले सका। और आज अगर देखा जाए जितने हम यहाँ लोगों बैठे हुए हैं, हमारी एक ही परेशानी है। वो परेशानी ये है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, आज उनको कोई रोजगार नहीं। और अगर देखें तो क्या वजूहत है? ये वजूहत एक ही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल रहें। बीजेपी जम्मू कश्मीर की ज़मीन तो चाहती है, ये पहाड़ ये तो चाहती है, और यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ की ज़मीन से प्यार करते हैं ये लोग। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनको कोई लेना नहीं। पिछले 10 सालों में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो बहुत वक्त लगेगा। पिछले 10 सालों में लोगों की वो हालत है माली कि आज एक बुजुर्ग या एक बच्चा अगर अपने बच्चे की एडमिशन स्कूल में कराने जाता है, उससे भी उसको लगता है कि शायद मैं इसकी एडमिशन नहीं करवा पाऊंगा तो इसका आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। जो बच्चे पढ़ के पीएचडी कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, आज उन तमाम बच्चों को कोई रोजगार नहीं। और हालात ये पहुंची है कि अब हमारे बच्चे मजबूर हैं या तो टैक्सी चलाने के लिए, या सुमो चलाने के लिए, या कहीं पे जाके मजदूरी करने के लिए। और तमाम वो ताकतें जिससे जम्मू कश्मीर का इंसान परेशान हो सके, ये बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए, आपका बिजली का बिल जो 110 रुपये आता था हमारी सरकार में, आज 550 रुपये के पास। आप देखिए, किराया शाहपुर से पुंछ का पहले क्या था, 100 रुपये में आप यहाँ से पुंछ जाके वापस आ जाते थे। आज मैं कहता हूँ 500 रुपये में भी आप पुंछ से खाना खा के नहीं आ सकते। और तमाम नौजवान जब घर से निकलते हैं तो उनको ये फिक्र होती है कि क्या आगे हमारे
वहाँ जाने के बाद, पूंछ जाने के बाद जब वापस आएंगे तो क्या हमारे पास इतना किराया होगा कि हम घर पहुँचेंगे। और मुझे एक बच्चे ने सुनाया कि वो यहाँ से एक बार पूंछ फार्म भरने चला गया, तो वहाँ जाके पता चला फार्म का रेट ज़्यादा था। तो जब उसने फार्म भरा, फार्म भरने के पास उसके पास जो किराया बचा वो खाली द्रुंगली तक ही उसके पास। और उसने मुझे बताया कि मैं द्रुंगली नाला से पैदल चला 4-5 बजे, कहता रात को 12-1 बजे मैं अपने घर शाहपुर में पहुंचा। ये हालत है इस मौजूदा सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सब मजबूरियां देखते हुए आपके जो आप प्लानिंग की है, हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, पहले हमने उस पर आपके लिए बिजली जो है 200 यूनिट फ्री रखा। आरईटी स्कीम जो इन्होंने बंद कर दी उसको बहाल करने के लिए हमने रखा है। हमने बच्चियों के लिए जिनको माँ बाप बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते या बाहर के स्कूल या कॉलेज में नहीं डाल सकते रोज, क्योंकि बच्ची को बाहर रखा नहीं जा सकता, हमने उनके लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन का वादा किया, ताकि यहाँ से अगर कोई बच्ची कॉलेज पढ़ना चाहे तो सुबह वो यहाँ से मुफ्त यहाँ से कॉलेज जाए और शाम को मुफ्त यहाँ पे वापस आ जाए, ताकि वो माँ बाप पे अपना बोझ ना हो। बहुत सी ऐसी स्कीमें थी जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। आज एक नफरत की दीवार जो है पूरे मुल्क में खड़ी हो गई। आज अगर आप देखें, हमारे यहाँ से कोई नौजवान जब लखनपुर पार करता है तो उसके दिल में डर पैदा हो जाता है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ क्या वजह है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग, हम जो अपने ही मुल्क में क्यों डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये मैं बताऊं कि एक शख्स जो 35-40 साल बीजेपी को कोसता रहा, सुबह दोपहर शाम, इतना कुछ बीजेपी को कहा कि मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता होगा। और आप देखें, जब आपके डीडीसी इलेक्शन हुए तो उन्होंने कितनी बातें यहाँ पे की, कितनी तकरीरें यहाँ पे की। मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर एक रात में ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया कि उनको रातों रात बीजेपी में जाना पड़ा। क्योंकि जो मेरी समझ में है, मेरी समझ में ये है कि इन लोगों को आपसे कोई प्यार नहीं, इन लोगों को प्यार है अपनी कुर्सी के साथ। इन्होंने पहले वो कुर्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ढूंढनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी कुर्सी मिले, तो वो कुर्सी ढूंढने के चक्कर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही चलेगी। फिर ये जब कांग्रेस में पहुंचे तो कांग्रेस में भी इन्होंने वही कुर्सी ढूंढने की कोशिश की और उसी कुर्सी के पीछे चल पड़े। मैं मुबारकबाद देता हूं रियाज नवाज साहब कि अगर रियाज नवाज साहब ये गलती करते तो मैं समझ सकता था, मैं ये कहता कि ये उम्र से छोटा है या सियासत में कम वक्त हुआ है, ये आया है, मैं कहता इसकी गलती है। लेकिन मैं हैरान हुआ जब मैंने ये देखा कि रियाज नवाज साहब ने ये फैसला लिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं जो अपने हमारा कोalition पार्टनर है कांग्रेस जमात में रह के अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो है मैं ऐसी सरकार में जाऊंगा जहां लोगों की बेहतरी और लोगों को आने वाले कल में फायदा। मुझे बड़ी खुशी हुई, रियाज नवाज साहब मेरे दोस्त हैं, हमने 12-15 साल इकट्ठे पढ़ा है, तो मैंने कभी अपने में इनमें कोई फ़र्क नहीं देखा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि रियाज नवाज साहब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वादा कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह एक एमएलए नहीं मिलेगा, आपको 2 एमएलए यहाँ जीत के मिलेंगे और ये 2 एमएलए आपका काम करेंगे। और जहाँ कहीं भी मेरा वादा होगा वो रियाज नवाज साहब आप पूरा करेंगे और जहाँ इनका वादा होगा उसको मैं वहाँ पे पूरा करूँगा। हमें कोशिश करनी है कि हम किसी तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा दे सकें। मैं कह रहा था आपसे कि रियाज नवाज साहब ने यह फैसला लिया और जो लोग सीनियर मजे हुए खिलाड़ी हैं उनको जब लगा कि कांग्रेस में हमें कुर्सी नहीं मिल रही है, तो जो जमात जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है उन्होंने वहां जाके अपना डेरा डाला और आज उस जमात की गाड़ी में बैठ के आते हैं। मैं कहता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं क्या हम लोग इतना नीचे जा सकते हैं? क्या सब कुछ कुर्सी है?
क्या सबको यही है कि जनाब मुझे कुर्सी मिले, मुझे तनख्वाह मिले? 10 साल हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, 10 साल इस रियासत में हमारी सरकार नहीं रही, तो क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाके कुर्सी ढूंढनी चाहिए? जब तक आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपकी बात अपने लोगों के लिए, अपनी जमात के लिए मुकम्मल नहीं रहे, तब तक मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। मेरी आपसे उम्मीद यही करूँगा कि 25 तारीख को आप तमाम हजरात अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहले अपने बुज़ुर्गों को लेके जाएंगे, फिर नौजवानों को लेके जाएंगे, और उससे भी पहले अपनी माओ बहनों को लेके जाएंगे और हल के निशान के आगे अपना बटन दबाएंगे। और ये जो कामयाबी होगी, ये मेरी कामयाबी नहीं होगी, ये कामयाबी आपकी और रियाजदार साहब की कामयाबी, पहली कामयाबी आपकी होगी। मुझे आज यहाँ पे इतना नहीं कहना पड़ेगा, ये जो मेरे साथ जो बैठे हुए बुजुर्ग हैं, इन्होंने इतना कुछ नहीं देखा है, लेकिन आप जो लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हो, जो इंटरनेट चलाते हो, आपके आगे मुझे तकरीर करते हुए आपको लगता होगा और ये अद्धे पॉइंट इस बोले ही नहीं थी, पता ही नहीं है, क्योंकि आज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं। और बीजेपी बार बार इन्फॉर्मेशन जो यो देख रहे हैं, 2 साल बाद बेले हो गए, कहते चलो जी आधार अपग्रेड करो, चल पे सारे आधार अपग्रेड करो, और जब आप आधार अपग्रेड कर देते हो, कहते हैं चले जी अब आपका राशन कार्ड अपग्रेड करना। इस बीजेपी की सरकार में एक जगह सिर्फ फायदा हो चुका है, और वो फायदा कहाँ हुआ है? फोटो स्टेट मशीन वाले, उसको जबरदस्त फायदा, धड़ाधड़ फोटो स्टेट हो रही है। फोटो स्टेट जैसे ही नीचे से कोई चढ़ता है, जब हमारे चौधरी तनवीर साहब पुंछ से लोरन जाते हैं तो फोटो स्टेट के कागज साथ में लेके जाते हैं, कहते हैं जनाब सारा रिकॉर्ड ले लिया है। अब इनके पास भी लोरन में कमरे में जगह नहीं रही, इतनी फोटो स्टेट की कापियां वहाँ चली गई। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ वो रद्दी वाला कोई मिलता, मैं यहाँ से सारे भर के वो भेज देता वहाँ पर। बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत मुश्किलात हैं। 10 साल आप लोगों ने सब्र किया और 10 साल से आपकी मुश्किलात आपके सरों पे बैठी। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपना जो वोट है वो हमारे कोलिशन का जो अलायंस हुआ है उसको दीजिए, हल को दीजिए, उसी में आपकी कामयाबी है। मैं आखिर में आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लोरन में 2 मीटिंग्स हैं, मुझे वहाँ पे जाना है। मेरा और रियाज साहब का हमारा यही फैसला हुआ है कि हम कम्बिनेशन में चलते हैं। कल हमारी मीटिंगें पुंछ ब्लॉक में खड़ी में जब हुई तो मैं पहले निकला, फिर जब दूसरी मीटिंग में पहुँचे तो फिर रियाज साहब पहले निकले। तो ये हम कम्बिनेशन चलाते हैं ताकि सारी जगह जो है, वक्त बहुत कम दिया है जमात, अगर हम दोनों इकट्ठे चलेंगे हम हर इलाके को टच नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आप अपने आप को एजाज जान समझो, अपने आप को रियाज ना समझो।